तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे ये जो आपका मानव भूगोल है, ये वाली बुक। तो इनका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक। और इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब के सब इस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह परिवार बड़ा और हो सके। हाँ, यहाँ पर जो आपको 11th 12th का जो भी यानी कि बुक है, सबका यहाँ पे आपको स्टडी कराया जाएगा। तो आप लोग नए हैं चैनल पे, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। हाँ देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, थोड़ा स्पीड चलेंगे, ठीक। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो रैट जेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक रैट जेल को कहा जाता है। आप लोग वीडियो को शेयर करते चलिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, वो किसने कहा? तो टेलर नामक आदमी ने। कौन कहा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, टेलर। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें से किसके विषय में आप लोग भूगोल में नहीं पढ़े हैं? आपको बता दें कि ये सारा के सारा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले करा चुका हूं, तो वो चैप्टर वाइज, ठीक। लेकिन यहाँ पर टोटल चैप्टर का एक ही वीडियो में रहेगा, ठीक है। कुमारी सैंपल हो गया, रेडजेल हो गया, बेंडर बटेन रसील हो गया, या फिर हटिंगटन हो गया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? संभववाद की घटना को जो माना गया, तो इसमें कौन कौन से घटक है जो महत्वपूर्ण है? तो प्राकृतिक घटक भी है और मानवीय घटक भी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे सी दे रहे हैं, सबका आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी और कलम ले लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद 1 2 3 से लेकर के 100 तक लिख लीजिएगा। फिर ये अब जैसे अपने मन से वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, हाँ इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा, सी कर दी। फिर यदि हम बी बताए तो आप गलत करके फिर बगल में बी लिख लीजिएगा। और लास्ट में कमेंट में आप बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ, 45 हुआ, या फिर 50 हुआ, या फिर 80 हुआ, या फिर कितना क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि नव निश्चयवाद किनसे संबंधित है? ब्लास से, रैटजल से, हम्बोल्ट से, या फिर टेलर से? कौन होगा इसका सही आंसर? बताइए, ए, बी, सी, या फिर डी? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ब्लास, रेडजेल, हम्बोल्ट, टेलर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल सही आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? अच्छा सर जी, जा रहे हैं फ्री फायर खेलने। अच्छा, देखिए, आज तो आप लोग फ्री फायर खेल लीजिए, ठीक है, जो भी बच्चे खेल रहे हैं या जो भी लोग खेल रहे हैं। बट आज से ज्यादा नहीं,
अब 5 साल बाद देखिएगा कि यह आपको फ्री फायर कितना नुकसान किया या फिर लाभदायक हुआ। ठीक है, कोई नहीं, आप जा सकते हैं। यदि आपको मन नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने या प्राचीन महाकाव्य। यानी कि इनमें से कौन जो है वो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किनसे? यात्रियों के विवरण से मिला है, प्राचीन मानचित्र से भी मिला, चंद्रमा के चट्टानों पदार्थों के नमूने से भी मिला, बट ये महाकाव्य से नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? यानी कि इनमें से कौन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता पर आधारित आश्रित प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इनमें से कौन जो है वो भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो समकालनात्मक अनुशासन ये करता है, मानव पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ये भी करता है, द्वैतता पर जो आश्रित होते हैं ये भी। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। हाँ बिल्कुल, बी। नहीं, इसका बी तो नहीं होगा। क्या पीछे वाला का? आठवां का आंसर बी तो नहीं होगा। नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन ए। हाँ चलिए, 9वां क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? यानी कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया जो होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है सो कौन है? हाँ बोलिए, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। चलिए, ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी तकनीक, ऑप्शन सी समझबूझ, ऑप्शन डी भाईचारा। यानी कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक जो क्रिया होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है सो कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बताइए इनमें से क्या होगा। हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? यानी कि मानव के मूलभूत जो आवश्यकता होती है उनमें से नहीं है कौन? तो हम लोग जानते हैं कि मानव का जो मूलभूत आवश्यकता होता है वो क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान होता है। यानी कि कृषि है, गृह निर्माण ये है, वस्त्र उद्योग ये है, बट परिवहन इसमें नहीं आता है। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना वेट करे एक आंसर के लिए? अच्छा, क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन तो बताइए। क्वेश्चन बताइए क्या है। हाँ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां कि निम्नलिखित में से भारत में
पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार, व्यवसाय। यानी कि आपको बता दें, जो नहीं पढ़े हुए हैं, कि प्रवास होता क्या है? कि जब कोई व्यक्ति दूसरे जगह पे जा करके काम करने लगते हैं और धीरे-धीरे वहीं पर क्या होते हैं? बस जाते हैं, रहने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रवास। प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। प्रवास क्या होते हैं? 2 प्रकार के। एक जा कर के रह जाते हैं और एक आ कर के रहते हैं। अब जैसे मान लिए कि दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, तो यहाँ के आदमी दिल्ली चले जाता है, ठीक? तो यहाँ प्रवासी हो गए, ठीक? और उसके बाद ओके, कोई नहीं, हाँ, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो रोजगार और काम। ओके, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? यानी कि जब आप लोगों को बताए होंगे कि सघन जनसंख्या, जैसे कि एक मैप ले लेते हैं, वेट कीजिएगा थोड़ा। एक सेकेंड। बस एक सेकेंड रुक जाइए। ये देखिए, यानी कि थोड़ा सा इनको स्लाइड को छोटा कर लेते हैं। हाँ, देखिए, जैसे कि आपको बताए होंगे, हम जब चैप्टर पढ़ाए होंगे जनसंख्या, तो उसमें यानी कि सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, वो कौन सा है? हाँ, देखिए, तो सबसे पहले आ गया, हाँ, ये कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यानी कि ये जो है सघन जनसंख्या वाला देश है। कौन सा है? एशिया, ठीक? लेकिन अब यहाँ पर देखिए, एक है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। यानी कि आप थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को यदि सोचिएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक? क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश है, यानी कि ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा ये है, ठीक? उसके बाद यहाँ पर ध्रुव, ध्रुव इसके बीच में आ जाता है, जैसे एक रेखा यहाँ से, तो ये ध्रुव, ठीक? तो यहाँ की जनसंख्या कम है, यहाँ की जनसंख्या जो है सो कम है। मरुस्थल में ऑलरेडी जनसंख्या उतना होता नहीं है, तो सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है, तो इनके कहाँ पे? तो एशिया में। कहाँ पे है? एशिया, ठीक? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। अच्छा, वॉइस कम आ रहा है? पता नहीं, वैसे तो सेटिंग किए हैं, बट पता नहीं क्या हुआ। चलिए, अब सही है? देखिए तो ज़रा, अब इतना नज़दीक में माइक डाल दिए हैं। अब आवाज़ सही है तो बताइए। आवाज़ अब सही है? क्योंकि अब नज़दीक में ले आए हैं। बोलिए तो, आवाज़ अब सही है? चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि हुआ, उसमें दर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और
दक्षिणी अमेरिका। बताइए इनमें से कौन होगा आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, आप जिसमें खुश हो जाइए। हाँ बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। क्या होगा? अफ्रीका। ठीक, यानी कि अफ्रीका का जो है वो जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो यानी कि सबसे ज्यादा है इन सब की तुलना में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? यानी कि उच्च जनसंख्या वाला जो है वृद्धि दर वाला देश इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी रूस। चलिए बताइए कौन सा होगा? तो सबसे जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है तो कौन है? ऑप्शन ए यानी कि यमन। क्या होगा? यमन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण कारक है, वो कौन सा है? ये आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्थलाकृति, मिट्टी, वनस्पतिक या फिर जलवायु। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गया? यानी कि 6 अरब जो जनसंख्या हो गया वो किस साल में हुआ? 1750 में या फिर 1975 में या फिर 1830 में या फिर 1999 में? बताइए कब हो गया इसका? 6 अरब विश्व की जनसंख्या कब हो गया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। हाँ जो भी देख रहे हैं अपना अपना आंसर जरूर दे। कोई नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? यानी कि वहां की जनसंख्या जो है, वहां की जनसंख्या जो है बढ़ने के बजाय क्या हुआ? घट गया। बताइए कौन सा देश है जहाँ की जनसंख्या बढ़ा नहीं बल्कि घट गया? तो लाटविया। कौन सा देश है? लाटविया है। ठीक, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाटविया। नहीं डी तो नहीं होगा, लाटविया ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी कि किस देश की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील या फिर बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया? बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका।
कौन हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। एक सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने, या फिर नोएस्टीन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए तो? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा सही आंसर होगा बताइए आप लोग? हाँ बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है कि इन निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? यानी कि किससे जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, ये आपको बताना है। प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु, बताइए सही आंसर क्या होगा? प्रवास, आवास, जन्म या फिर मृत्यु, बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए प्रवास यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यहाँ की जनसंख्या कम होगा, लेकिन जहां पर जाकर के बसेंगे वहां की जनसंख्या क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि व्यक्ति जन्म लिया तो वहां की जनसंख्या में वृद्धि जरूर होगा, मृत्यु होगा तो वहां की जनसंख्या में बदलाव जरूर आएगा, परिवर्तन आएगा। तो किस में से परिवर्तन नहीं आएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि आवास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं, सी नहीं, ऑप्शन बी आवास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। यानी कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो है किसके लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, या फिर वायु प्रदूषण के लिए, या फिर गंदी बस्तियों के लिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? और आदमी कहाँ चले गए? क्या ऑप्शन बी बता रहे हैं? देखिए अब समझा देते हैं आपको। अभी जस्ट हमने समझाया प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो होते हैं ना, वो प्रवास का ही भेद है। प्रवास का ही क्या है? भेद है। एक प्रतिकर्ष और दूसरा अपकर्ष। ठीक, प्रतिकर्ष लोग जा करके रह जाते हैं, दूसरा जहां से लोग जाते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को दोबारा आप गलती नहीं कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व, अनुकूलन, जलवायु, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जन स्थानांतरण अपकर्ष का कारक नहीं है? तो रहन सहन की निम्न सीमाएं जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है, यानी कि पहले से ही वहां पर घनी आबादी
है सऊदी अरब में? बताइए। देखिए तो एक सेकेंड आप रोकिएगा जरा। देखिए अब ये जो हम इसमें आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब है कहाँ। देखिए यहाँ पर जो है ये हो गया अरबियन देश, ये वाला जो देख रहे हैं ये। तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर जो है जनसंख्या प्राचीन काल से वहां पर ज्यादा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक। ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया पश्चिम, ठीक। तो पश्चिमी भाग में जो जनसंख्या था पहले से ही क्या है, अधिक है। कौन से भाग में है, पश्चिमी भाग, ठीक, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? यानी कि विकसित देश में भी और विकासशील देशों में भी एकदम जनसंख्या क्या था, लगभग बराबर था। ये आपको बताना है कि कब। तो 1950 में, 1970 में, 1900 सॉरी 2000 में और 2007 में। बताइए। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1970 में। कब होगा, 1970। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है, ये आपको बताना है। विगत वर्षों में मानव की संख्या जो है 10 गुना से अधिक बढ़ गया। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। या फिर 5 अरब से 6 अरब बढ़ने तक 100 वर्ष लग गया। या फिर जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या उच्च वृद्धि होती है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन इनमें सही है? तो देखिए यहाँ पर 500 वर्षों में 10 गुना बढ़ गया, प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ते हैं, ये सही बात है। 5 अरब से 6 अरब होने में 100 वर्ष लग गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, किस क्वेश्चन का आप बी आंसर दे रहे हैं? नहीं, यहाँ पर चैट देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, चैट देख नहीं पाते हैं हम। चलिए ठीक, बताइए 26 का आंसर क्या होगा? 26 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? यानी कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वो नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन डी, आटाकामा। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। कौन विरल जनसंख्या वाला, यानी कि कम जनसंख्या वाला नहीं है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कौन यानी कि विरल जनसंख्या वाला है, तब तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा।
हाँ, तब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। चलिए, यानी कि यहाँ का जो जनसंख्या है ज्यादा है, सघन है, विरल नहीं। ठीक है, 27 है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? यानी कि जनसंख्या संगठन का जो अंग होते हैं वो इनमें से कौन नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, या फिर आयु, संरचना, या लिंग, संरचना, या फिर साक्षरता। बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी? हाँ बिल्कुल, यानी कि जनसंख्या का घनत्व तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? जनसंख्या का घनत्व। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम होता है? यानी कि ग्रामीण जो जनसंख्या होती है उसका बिल्कुल कम होता है। ओशिनिया, या फिर उत्तरी अमेरिका, या फिर लैटिन अमेरिका हो गया, या फिर यूरोप हो गया। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 28वां क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी? नहीं, उत्तरी अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? यानी कि 15 वर्ष से जो अधिक उम्र वाला है तो उनका साक्षरता दर जो है बहुत ज्यादा है। आपको बताना है कि कौन सा है। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी? शिवम, 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 चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी? ऑप्शन बी बता रहे हैं। हाँ, बी जिनका भी है बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यानी कि प्राथमिक जो आर्थिक व्यवसाय होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, उत्पवन, ऑप्शन बी, मत्स्य पालन, या फिर ऑप्शन डी, आखेटन, ऑप्शन सी, भंडारण। ए, बी, सी, डी, कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको बताना है। क्या? ऑप्शन बी? किस क्वेश्चन का? 30 क्वेश्चन का जो बता रहे हैं? नहीं, 30 क्वेश्चन का तो बी नहीं होगा। हाँ, उसका तो बी होगा, सही है। बट 30 जो क्वेश्चन है ना उनका क्या आंसर होगा ये आप बताइए। किनको प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया गया? तो भंडारण को। किसको? भंडारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से होता क्या है कि हमें थोड़ा सा शरीर में, यानी कि होता है ना कि एनर्जी, वो एनर्जी आ जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए के लिंग अनुपात को निम्न किया? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, या फिर स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा, आखेटन का अर्थ क्या होता है? देखिए, जैसे कि पहले के जमाने में क्या था कि लोग यानी कि भोजन को एक जगह जैसे कि रखते थे, ठीक? भोजन के लिए कुछ करते थे, या तो खेती-बाड़ी या फिर कुछ भंडारण का ही जो दूसरा रूप होता है ना, वो आखेटन में आ जाता है। बट भंडारण जो होता है, खेती के बाद किया जाता है, आखेटन जो होता है, खेती में आता है। ठीक है? चलिए, 31 क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो क्या होगा? हाँ, 30 क्वेश्चन का आंसर, हाँ, चलिए सी, हाँ, सही है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। यानी कि वहाँ का जो लिंग अनुपात है ना, उसको निम्न किया है, यानी कि कम किया है। तो कौन किया है? तो पुरुष वहाँ का कार्यशील हो गया, और जनसंख्या का चयनित प्रवास हो गया। यानी कि जो भी कार्यशील पुरुष सब थे, उन सब का क्या हो गया? प्रवास हो गए, यानी कि लोग और जगह पे चले गए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ, सही है, 31 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? यानी कि इनमें से किसका जो कोटि है वो उच्चतम है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या फिर स्विट्जरलैंड। बताइए क्या होगा? बताइए इनमें से कौन इसका आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए। 31वां, हाँ वो तो है। चलिए 32 का बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। देखिए, मानव सूचकांक विश्व में जो देश है उनमें से किसकी कोटि उच्चतम है? तो स्विट्जरलैंड से थोड़ा ज्यादा है। किसका? तो नॉर्वे का। किसका है? नॉर्वे का। यानी कि स्विट्जरलैंड नहीं होगा, नॉर्वे होगा। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए 33वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो कहाँ के थे, ये आपको बताना है। तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ के थे, तो पाकिस्तान के। इन्होंने एचडीआई के बारे में बताया। किसके बारे में? एचडीआई के बारे में, यानी कि मानव विकास सूचकांक के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? मानव विकास का स्तंभ कौन है इनमें से? तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और फिर इनमें सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 34वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बताइए। हाँ बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35वां कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? यानी कि मध्यकाल का नगर इनमें से कौन है? तो आगरा, पटना, चंडीगढ़, उसके बाद
सूरत। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मध्यकालीन नगर इनमें से कौन सा है? बताइए। तो आगरा। कौन सा है? आगरा। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला है कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? कब के? तो 2005 के अनुसार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका क्या होगा? 1 to 7। क्या होगा? 1 to 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? यानी कि विकासशील जो देश होते हैं ना, तो उनकी जनसंख्या के सामाजिक ढांचे को विकास एवं आवश्यकता को पूर्ति करने में इनमें से कौन संसाधन जरूरी है? वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक या फिर सामाजिक? तो ऑप्शन सी यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा। क्या पूछ रहे थे जरा बताइए तो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिएगा, मोबाइल ऑफ हो गया। सॉरी, मोबाइल ऑफ हो गया। नहीं, उसी से कनेक्ट किए हुए थे। आप बताइए कैसे हो? नहीं, एग्जिस्ट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक सेकेंड देखते हैं जरा, ओपन हुआ ये।
फिर इन कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 1 मिनट जरा वेट कीजिएगा। पता नहीं शायद आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दूसरा लाइव आ गया। ओहो सॉरी, दूसरा लाइव आ गया। नहीं, वो मोबाइल ऑफ हो गया था। अच्छा एक बार देखिए तो, हर चीज क्लियर है। तो फिर वो तो 2 वीडियो बन जाएगा। एक सेकेंड। नहीं, क्वेश्चन तो अभी बहुत है। फिर तो ये डबल वीडियो बन जाएगा। अच्छा बताइए तो अभी फिलहाल कौन कौन है लाइव में। लाइव में अभी कौन कौन है जरा बताइएगा। और कौन है बताइए तो। क्या करें, क्लास ले ले या फिर बताइए। नहीं वो तो फिर दोबारा डालना पड़ेगा। कोई नहीं, चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए पहले आप। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सी। ओके ठीक है। हम्म। अच्छा ये तो पहले बता दिए थे। अच्छा अर्थ इसका बताइए क्या हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है, यानी कि अभी उसका विकास हो ही रहा है।
बताइए तो क्या होगा? एक सेकेंड। देखिए तो। 38 का सी। एक सेकेंड। तो फिर डबल वीडियो, दो वीडियो बन जाएगा। दो वीडियो बन जाएगा। हम सोचे कि एक ही वीडियो रहेगा ना तो सही रहेगा। अब ध्यान नहीं दिए कि मोबाइल चार्ज है या फिर नहीं है। नहीं रहा तो इसको हम यानी कि रिकॉर्डेड करके डाल देंगे। हम्म, तो क्या करें? रहने दे। चलिए तो ठीक है। बट दो वीडियो बन जाएगा ये तो है। ठीक है तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 39वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र नहीं है? स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, उपयुक्त, सभी। बताइए कौन सा इसका आंसर? तो ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऐसे 40 तक खड़ा करके खत्म कर दें। तो लाइव खत्म कर देंगे बट वो रिकॉर्ड ही डाल देंगे, ठीक। ये चलिए वो रहने देते हैं। ले लेते हैं ये। लाइव ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 40 का बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? समानता, सत्ता, उत्पादकता या फिर जनसंख्या। बताइए कौन होगा? ऑप्शन डी। हाँ, बड़ी जल्दी दे दी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चोरी करके नहीं तो दे रहे हैं। 2005 के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है 0.8 है, यानी कि HDI 0.8 से बड़ा है। 32, 88, उसके बाद 57 या फिर 10। बताइए। तो सी इसका बिल्कुल सही होगा, 57। क्या होगा? 57। अच्छा तो वो तो कल पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि कल तो एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा। ठीक। एक तो हिंदी का और एक ज्योग्राफी का। उसमें तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन चोरी किया और कौन नहीं किया है। अभी ये नहीं कि हाँ चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 57 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? अर्जेंटीना, जापान, नॉर्वे, मिस्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी।
अच्छा, ठीक है, चलिए। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 42वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 42वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 43वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल इनमें से कौन है? गन्ना, मक्का, चुकंदर, कॉफी। बताइए कौन होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? बताइए। पूजा लाइव में है कि? पूजा लाइव में है? सी, चुकंदर। हाँ, बिल्कुल सी यानी कि चुकंदर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, निबल बोया गया क्षेत्र, सीमांत भूमि या फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि? बताइए कौन होगा? तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नहीं, ऐसे करते हैं कि फिर कमेंट देखना पड़ता है, तो फिर उसका चैट नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, कि उसको आंसर देने नहीं आ रहा है। शायद हमको वही लग रहा है कि शायद देने नहीं आ रहा है। चली गई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। खट्टे रसदार फसलों की कृषि किससे संबंधित है? मिश्रित कृषि, सघन कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नहीं, अभी तो थी बट पता नहीं, बोल दिए तो शायद चली गई। अच्छा, नहीं है लाइव में पूजा। तो फिर कौन है? क्योंकि उनका आंसर आ नहीं रहा है। वैसे तो सूचना दे दिए थे उनको। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबर? तो गेहूं जो है, यानी कि हम्म, वाह, माइक रख दिए इधर। माइक लगाए हुए ना किए थे। ऑप्शन ए। हाँ, बी इसका सही आंसर हो, ना कि ए। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहाँ पर? रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, भारत में? तो डेनमार्क में, यानी कि सहकारी कृषि ज्यादा सफल रही। अगला है कि यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार का कृषि का विकास किया गया? तो रोपण कृषि का। किसका? रोपण कृषि का। अगला क्वेश्चन है
एक सेकंड। चलिए इसका आंसर क्या होगा? हमको लिखो धीरे तरीकों को। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य कृषि। एकल कृषि में से कौन नहीं है? तो मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास, यूरोपीय यूरेशिया का स्टेपी, या फिर अमेजन का बेसिन। बताइए किसमें विस्तृत वाणिज्य कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन वाला जंगल में नहीं किया जाता है। कहाँ नहीं किया जाता है? अमेजन वाला जंगल में नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? तो जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको तथा फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान, मेक्सिको तथा सिंगापुर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी बच्चे बी दे रहे हैं सबका आंसर सही है। हाँ, बी बिल्कुल सही आंसर होगा, मेक्सिको तथा फिलीपींस। हाँ नहीं, यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जब हम लाइव आते हैं ठीक 8 PM में, उसके बाद 5 AM में, तो इस समय आपको लाइव आकर के पढ़ सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा सबके सब हम क्लियर करेंगे। और वहां पर चैप्टर वाइज यानी कि आपको पढ़ाया जाता है कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का पहले से लेकर के और लास्ट तक। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? यानी कि शुष्क कृषि में इनमें से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना जो है शुष्क में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पाद नहीं है? यानी कि कृषि से उत्पाद कौन नहीं है? चीनी गन्ना से बनता ही है, कॉफी ये भी बनता है, चाय की खेती होती है, चाय पत्ती जो होता है ना उसमें, लेकिन नमक जो है वो कृषि से नहीं होता। ये सोडियम और क्लोरीन के मिलने से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में जो कॉफी बागान होता है ना उसको हम लोग कहते हैं फेजेंडा। क्या कहते हैं? फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रोपल फसल नहीं है? बताइए। अच्छा धीरे धीरे चले, कोई दिक्कत नहीं, अब धीरे धीरे चलते हैं। रबड़ हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, चावल हो गया। बताइए कौन इनमें से रोपण फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका है कि गेहूं की खेती के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? 5 से 10 या फिर 10 से 20 या फिर 20 से 30 या फिर 30 से 40। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे बी दे रहे हैं सबका सही है। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच यानी कि
उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर होता है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 5 करोड़? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 5 करोड़? बताइए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि 2 करोड़ व्यक्ति का जो भरण पोषण हो रहा है वो चलवासी पशुचारण से हो रहा है। ठीक, अब जैसे कि चलवासी पशुचारण किसको कहते हैं, थोड़ा-सा आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में जैसे कि होते हैं ना कि भेड़-बकरी अपना पालते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं चलवासी पशुचारण। यानी कि वो गर्मी के दिनों में पहाड़ पे चले जाते हैं और ठंडी के दिनों में पहाड़ से नीचे आ जाते हैं। ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन है कि धान और चावल की जो खेती की जाती है, वो इनमें से किससे संबंधित है? तो रोपण कृषि से या फिर ट्रक कृषि से या भूमध्य रेखीय सागरीय कृषि से या फिर गहन निर्वहन कृषि से? बताइए। तो रोपण कृषि में तो है नहीं, रोपण कृषि में गन्ना आ जाता है, ट्रक कृषि है नहीं, भूमध्य सागरीय कृषि है नहीं, गहन कृषि इसका राइट आंसर होगा। कौन होगा? गहन कृषि, या फिर कहीं-कहीं आपको लिखा रहेगा जीवन निर्वाहक कृषि। क्या लिखा रहेगा? जीवन निर्वाहक कृषि। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है वो कौन है? रूस, जापान, मलेशिया, अमेरिका? बताइए कौन होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो डी बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसको लेंगे, यानी कि किसको रखते हैं कृषि के अंतर्गत? फसल उत्पादन, पशुपालन या फिर मत्स्य पालन या फिर सभी? तो फसल उत्पादन ये भी कृषि में, पशुपालन ये भी, मत्स्य पालन ये भी कृषि में आता है, प्राथमिक कृषि में ही। इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपका है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे उपयुक्त है? पर्वतीय ढाल, उच्च पठार, मैदान या वर्ष भर वर्षा क्षेत्र? अब पर्वतीय ढाल, तो ढाल पर तो खेती करने में बढ़िया लगता नहीं है। ढाल पे जो खेती होता है वो बढ़िया नहीं है, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है वहां पर। ठीक, उच्च जो पठार है वहां पर भी खेती नहीं की जाती है। मैदान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि मैदानी भाग जब रहेगा ना तो उसको जोतने में, हल से जोतने में जो होता है तो भी यानी कि बढ़िया होता है। जैसे कि हल होता है ना इस प्रकार से, यहाँ पर रखने वाला होता है और यहाँ पे ऐसे करके इसे बांध देते हैं। एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना बैल लगा दिए, फिर उसके बाद जोतते हैं। तो उसको जोतने में जो मैदानी भाग होता है ना तो उसको थोड़ा ईजी होता है। इसलिए कृषि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, उपयुक्त जो है सो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? यानी कि कृषि निर्धारण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? भूमि, वर्षा, मिट्टी, खाद? बताइए। भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में जब कृषि होती है ना तो सबसे ज्यादा निर्भर लोग रहते हैं भूमि पर नहीं, वर्षा पे। किस पे? वर्षा पे। जब गांव देहात में होता है ना कि देखिएगा कि जब धान का फसल आए तो लोग बारिश का इंतजार करने लगेंगे कि बारिश होगी तो फसल धान रोपेंगे। ठीक, तो किसमें? वर्षा होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम कम तापमान होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर उसका कम होना चाहिए? तो कौन होगा आंसर? धान, गेहूं, जूट, कपास? यानी कि बोने के समय तो हमको सबसे पहले देख लेना चाहिए कि टेम्परेचर कम किस महीना में होता है? ठंडी के महीना में। धान ठंडी के महीना में बुआता है? नहीं ना, गर्मी के महीना में। जूट? बताइए। जूट नहीं। कपास की खेती तो उतना जानते नहीं, जहां पर होता होगा हो। तो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा? गेहूं। यानी कि गेहूं के लिए जो बुआई का समय है वो कम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, अब जैसे कि आप लोग देखे हुए कि गेहूं को जांचते कैसे हैं, तो जो किसान है या किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको देखिएगा
कि एक केला लाएगा, ठीक, केला का पत्ता नहीं होता है, केला के पत्ता, इसमें से सब केला के पत्ते को ऊपर को ये सब काट करके हटा देंगे और ये बीच वाला जो हिस्सा होगा ना उसको फाड़ देंगे और इसके अंदर में गेहूं डाल देंगे और गेहूं डालने के बाद इसको आराम से क्या करेंगे कि ऐसे बांध देंगे, ऐसे रस्सी से बांध देंगे और फिर 2 दिन बाद देखेंगे, जाएंगे इसमें से कौन कौन गेहूं जमा हुआ है। यदि कम गेहूं जमा हुआ है तो समझ जाएंगे कि ये गेहूं खेत में बोने लायक नहीं है और यदि सब के सब गेहूं जम गया है तो समझ जाएंगे कि हाँ ये खेत में हम बो सकते हैं। ठीक है, अब तो सीधा खरीद करके ले आते बट पहले ये किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि फसल की खेती पहाड़ों पर, पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, कौन की खेती? तो जैसे कि आपको बताए हैं कि चाय की खेती वहां पर की जाती है। किसकी खेती? चाय की खेती। अगला क्वेश्चन है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? चीन। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर उल्टा पलटी हो गया, यहाँ पर बी होना चाहिए और यहाँ पे सी। ठीक, तो चीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीन, क्या होगा? चीन। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो दूसरे उद्योग के लिए जो कच्चा माल तैयार करता है वो कौन सा है? आधारभूत उद्योग हो गया या फिर स्वच्छंद उद्योग हो गया या लघु उद्योग हो गया या फिर कुटीर उद्योग हो गया? बताइए। तो दूसरे के लिए जो तैयार करता है, उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है तो उसको हम लोग कहते हैं आधारभूत उद्योग। क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग, सॉरी कुटीर उद्योग। क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है औद्योगिक स्थापना के प्रमुख कारक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पूंजी। क्या होगा? पूंजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा जो है वो सही है? स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजिलोस में, पोत निर्माण उद्योग ओसाका में, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस में, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग में। कौन है जो सही है? तो लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे है? तो पिट्सबर्ग में है। कहाँ पे है? पिट्सबर्ग में है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? इस्पात, प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, टोकरी बुनना। बताइए कौन होगा? द्वितीय सेक्टर का नहीं है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो टोकरी बुनना विनिर्माण में, वस्त्र निर्माण करना ये भी निर्माण में, इस्पात प्रगलन निर्माण में, लेकिन मछली पकड़ना जो है वो कृषि क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। नहीं, माउस से लिखते हैं ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, देख रहे हैं, इससे लिखते हैं माउस से। हाँ, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हर कुछ होगा। हाँ, सोचते हैं कि एक पेन टैब ले लें ताकि उससे लिखने में जो होता है ना इजी रहता है, जैसे यहाँ पर लिखते रहे वहां पर लिखाता रहेगा। हाँ, देखिए आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भी जरूर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, कोको, गन्ना, चुकंदर। बताइए। तो कोको का यूज किया जाता है किसमें? तो चॉकलेट में। किसमें? चॉकलेट में किसका यूज किया जाता है? कोको का। किसका? कोको का यूज किया जाता है कहाँ पे? तो चॉकलेट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि जो है प्राथमिक में आता है, वानिकी है,
प्राथमिक में आता है, मछली पकड़ना प्राथमिक में आता है, लेकिन टोकरी बुनना जो होता है वो किस में आता है, तो द्वितीयक में आता है। द्वितीयक में वो सब के सब आता है जो कि निर्माण करता है, कोई चीज क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है। लौह इस्पात उद्योग अहमदाबाद, सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर, पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई, चीनी उद्योग बड़ौनी। बताइए कौन होगा। तो लौह इस्पात उद्योग अहमदाबाद में है नहीं, सूरत में जो है वो कपड़ा का उद्योग हो गया। सूती वस्त्र उद्योग ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे होगा। पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो मुंबई में है। ठीक, तेल जो के लिए जो है बड़ौनी में भी है तेल वाला, तो इसमें चीनी दिया हुआ है लेकिन ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप में आता है, यानी कि तीसरा क्षेत्र में कौन सा इनमें से आता है। खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट। बताइए कौन आता है तृतीयक में। तो तृतीयक में आता है व्यापार। क्या आता है, व्यापार। तृतीयक को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य है। ओपेक का सदस्य इसमें से कौन है, चिली, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला। कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेनेजुएला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उसका डिटेल वीडियो में हम आगे बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम सबका डिटेल बताते नहीं है। निम्नलिखित में क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक में, द्वितीयक में, चतुर्थ में या फिर पंचम में। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय अन्वेषण को सम्मिलित किया जाता है, तो पंचम क्रियाकलाप में, यानी कि इसमें एकदम पूरी यानी कि तरह से अन्वेषण यानी कि उच्च तकनीक भी होना चाहिए, उच्च पूंजी भी होना चाहिए। तो इनके लिए कौन है, पंचम क्रियाकलाप है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। खनन हो गया, पर्यटन हो गया, गायन हो गया या फिर शिक्षण हो गया। बताइए विश्व का सबसे बड़ा जो तृतीय क्रियाकलाप है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। शिक्षण जो है विश्व के सबसे बड़ा क्रियाकलाप है तृतीयक में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। वो आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सत्य नहीं है अर्थात कि गलत है। बाह्य स्रोतन जो होता है आउटसोर्सिंग, वो दक्षता को बढ़ाता है, सही बात है, और लागत को घटाता है। ऑप्शन बी में है कभी कभार यांत्रिक और विनिर्माण कार्यों में भी बाह्य स्रोत की जा सकता है, यानी कि आउटसोर्सिंग यानी कि का निर्माण से कार्यों को अभियांत्रिक होता है, ये सही है। बीपी ऊज के पास केपी ऊज की तुलना में बेहतर व्यवसाय अवसर होते हैं। काम के बाह्य स्रोतन आउटसोर्सिंग करने वाले देशों में काम की तलाश करने वाले को असंतुष्ट मिलता है नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये जो कथन है वो क्या है, गलत है। नहीं वो नाम है। अच्छा 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि एक ही आदमी होता है। समाजवादी में पूरा समाज होगा, मिश्रित में भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है वैंकूवर को सेंट जॉन से, या फिर चेंग को ल्हासा से, या फिर एडमोंटन को एनकार्डत से, या फिर डार्विन को मेलबर्न से। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है वो किसको जोड़ता है, तो डार्विन से लेकर के और मेलबर्न को जोड़ता है। कौन सा महामार्ग, तो स्टुअर्ट। आपसे पूछेगा ट्रांस साइबेरियन किनको जोड़ता है, तो व्लादिवोस्टॉक से लेकर के मॉस्को। ठीक, पनामा नहर
किसको जोड़ता है? तो नहर के बारे में आप लोग को पढ़ा चुके, जैसे कील नहर हो गया, पनामा नहर हो गया, करा नहर हो गया, निकारागुआ नहर हो गया। ठीक, तो बताइए पनामा नहर जो है किनको जोड़ता है? तो एक इधर जैसे कि मैक्सिको की खाड़ी हो गया यहाँ पे, और इधर हो गया मैक्सिको की खाड़ी, और इधर हो गया कैरेबियन सागर। ठीक, तो इन दोनों को क्या करता है? जोड़ता है पनामा नहर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि विंग इंच किनसे संबंधित है? तो पाइपलाइन से। किससे संबंधित है? पाइपलाइन से संबंधित है, यानी कि इनके द्वारा क्या किया जाता है कि तरल पदार्थ को यानी कि तेल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी? महामार्ग का जो निर्माण हुआ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ। कहाँ पे हुआ? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन आपका है कि संदेशों का आदान प्रदान जो किया जाता है वो किस से किया जाता है? तो संचार के माध्यम से, यानी कि टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, तो इन सब के माध्यम से किया जाता है। फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, चिट्ठी हो गया, तो इन सबको किस में कहा जाता है? संचार में। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है कहां से? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के जाती है। कहां से जाती है? उत्तर अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चैनल टनल जोड़ता है किनको? लंदन से बर्लिन, बर्लिन से पेरिस को, या फिर पेरिस से लंदन को, या फिर बार्सिलोना से बर्लिन को? तो ये जो टनल चलन जो है वो पेरिस से लंदन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पेरिस से लंदन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जो होता है वो किनको जोड़ता है? उत्तर अमेरिका से यूरोप को, या फिर उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से, या फिर यूरोप को एशिया से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो होता है ना, तो अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरती है। जैसा कि आपको बता देते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा तो मैप हम लोग ले लेते हैं। बस एक सेकेंड रुकिए। और देखिए ये आपका मैप है, ये हो गया अटलांटिक। ठीक, कौन सा हो गया? अटलांटिक हो गया। पेंसिल ले लेते हैं। देखिए ये हो गया अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक ये वाला, ये टोटल। ठीक, तो कह रहा है कि ये जो मार्ग है किनको जोड़ता है? तो अमेरिका से लेकर के और यूरोप को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अमेरिका से यूरोप को। ठीक है, ये वाला मार्ग। चलिए इनको थोड़ा सेट कर देते हैं, नहीं तो बाद में थोड़ा कर देते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राइन जो जल मार्ग है वो किनको जोड़ता है? राइन जल मार्ग इनमें से किनको जोड़ता है? तो इंग्लैंड और जर्मनी को, या फिर जर्मनी और नीदरलैंड को, बेल्जियम और स्पेन को, या फिर स्पेन और इटली को? बताइए किनको जोड़ता है राइन जल मार्ग? बताइए किसको जोड़ता है? तो देखिए आप लोग एक नाइन्थ क्लास में पढ़े होइएगा जर्मन राइन के बारे में। जर्मन राइन के बारे में पढ़े होइएगा। देखिए थोड़ा सा हम आपको बता दें, इस मैप को हम उठा लेते हैं। वैसे तो डायरेक्ट हम कंट्रोल भी करेंगे तो आ जाएगा। हम्म, चलिए आगे देखिए, आपको ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड इसमें दिख रहा है आपको? देखिए ये हो गया आपका
ग्रीनलैंड, ये क्या हो गया? ग्रीनलैंड। और यहाँ पे आ जाएगा आपका नीदरलैंड। ठीक, जर्मनी के पास में होगा, तो ये पोलैंड हो गया। ठीक, डेनमार्क हो गया। और इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए, नीदरलैंड दिखाई दिया, जर्मनी दिखाई दिया, पोलैंड यहाँ पर देखिए, जर्मनी बगल में है। ठीक, दिखाई दे गया ना? हाँ, इनसे यानी कि नीदरलैंड को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जर्मनी से नीदरलैंड को। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए इनको छोटा कर देते हैं। नई क्लास में आपको ऐसे ही मैप पे ही बताया जाता है, क्योंकि मैप पे थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर इनमें से किनको जोड़ती है? स्वेज नहर जो है इनमें से किनको जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो स्वेज नहर भी आपको मैप पे ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वेज नहर, देखिए, आप ये देखिएगा, तो लाल सागर है, और ये है आपका भूमध्य सागर। देखिए, ये आपका लाल सागर है, ये वाला, और ये है भूमध्य सागर, मेडीन ओशन। अब इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सा है? तो सुएज नहर है। कौन सा है? सुएज नहर है। दिखाई दिए, ये वाले लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ पर कौन सा नहर है? तो सुएज नहर। ठीक है, बहुत ज्यादा व्यस्त नगर है, सॉरी नहर। चलिए इनको छोटा कर लेते हैं। और छोटा कर देना। बोले, चलिए, तो फिर भी तो चलिए, हाँ, तो स्वेज नहर किनको जोड़ती है? याद रहेगा ना? तो लाल सागर को और भूमध्य सागर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर किनको जोड़ता है? पनामा नहर, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर से लेकर के और किसको? पोर्ट सईद को, या फिर कोलोन को, या फिर होलोलुलु को, या फिर लाल सागर को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कोलोन को जोड़ती है। किसको? कोलोन को। ठीक, कोलोन कहाँ? चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व में सबसे लंबा जो झील है वो कौन सा है? झील जलमार्ग है, वो कौन सा है? सुएज जलमार्ग, या फिर डेन्यू, या फिर वेल्गा, या फिर ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। बताइए, तो ये आपका है सबसे बड़ा जलमार्ग, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो नॉर्वे, जापान, भारत, अमेरिका। तो सबसे ज्यादा जो इंटरनेट का यूज होता है वो कहाँ पर होता है? तो अमेरिका में। कहाँ पर होता है? अमेरिका। हाँ, वर्तमान में भारत में भी बहुत ज्यादा होने लगा है, बट भारत से ज्यादा यूज होता है कहाँ पे? तो अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर
किस देश का स्वामित्व है, यानी कि इंटरनेट पर जो है किस देश का स्वामित्व है, भारत का, अमेरिका का, ब्रिटेन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर जो है वो किसी का स्वामित्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए गूगल का खोज किया, ठीक, अमेरिका वालों ने, बट ये नहीं, जरूरी नहीं कि उन पर उसका अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, भारत, भारत, रूस, ब्रिटेन, डेनमार्क। बताइए। तो भारत और ईरान के साथ यानी कि गैस पाइपलाइन बनाने का विचार हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 95वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो महाद्वीप है वो किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। यानी कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किस एक से विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो किससे? यूरोप से। किससे? यूरोप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। अगला क्वेश्चन आपका कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? जैसा कि आपको पहले भी बता दिए थे, वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला। बहुत महंगा शहर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा को 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? तांबे का निर्यात, नकदी फसल, या फिर रबर निर्यात से, या फिर मशीनों का निर्यात से। बताइए। तो तांबे का जो निर्यात करता है ना, तो उनसे यानी कि 95% मुद्रा अर्जित कर लेता है। किससे? तांबे के निर्यात से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी देशों से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि बाहरी देशों से कोई सामान यदि मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं, ठीक। और भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार है? नौसेना, या तेल पतन, या विस्तृत पतन, या फिर औद्योगिक पतन। तो आपको जो पतन के बारे में पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि सबसे ज्यादा जो है विस्तृत पतन है। कौन सा पतन है? विस्तृत पतन। अगला क्वेश्चन है कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस रूप में आएगा? आयत के रूप में, आड़ीय, या फिर वृत्ताकार, या फिर ताड़ा के रूप में। तो झील जैसे हो गया ना, तो उनके चारों साइड में यानी कि बस जाएगा तो वृत्ताकार बनेगा। किस प्रकार से बनेगा? वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? तो पटना, पिट्सबर्ग, वाराणसी, लाहौर। तो लाहौर जो है औद्योगिक नगर है। कौन सा नगर है? औद्योगिक नगर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ, एक आगरा भी आता है। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? गुच्छित, अर्धगुच्छित, फलकृत, उपयुक्त, सभी। तो ग्रामीण बस्ती में इनके सभी आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या होगा? कस्बा, पल्ली, ग्राम, या फिर नगर। बताइए। तो लघुत्तम जो इकाई होता है उसको हम लोग पल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पल्ली। अगला क्वेश्चन है, नहीं बस अब लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं। किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? यानी कि अमेरिका में शहर कह देते हैं कि जब उसका आबादी कितना हो जाता है, तो मात्र 2,500। कितना? 2,500 हो गया तो उनको हम लोग शहर घोषित कर देते हैं। लेकिन अपने यहाँ कितना? तो 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा। अगला क्वेश्चन है कि 2006 में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी नगरीय थी? 40%, 50%, 60% और 70%। बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 50%। कितना? 50%। अगला क्वेश्चन है कि 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गया था? 40, 41, 42, 43। तो 43 नगर की जो आबादी थी वो कितना हो गया था 2006 में? यानी कि 10 लाख तक। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं प्राथमिक क्रिया में, तृतीय क्रिया में, द्वितीय क्रिया में, चतुर्थ क्रिया में। तो गांव में जो होता है ना, अधिकांश लोग प्राथमिक क्रिया में ही जुड़े रहते हैं, जैसे कृषि हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें कौन है? बुद्धा है, किक्यू है, याकत है या फिर गोचू है? तो इसको याकुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याकुत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कालाहाड़ी मरुस्थल जो है, कौन सी जनजाति निवास करती है वहां पर, ये आपको बताना है। पिग्मी, मोआरी, माओरी या फिर बुशमैन या इनमें से कोई नहीं। यानी कि बुशमैन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रारूप सड़क, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? तो गोलाकार, रैखिकार या फिर क्रॉस आकृति या फिर वर्गाकार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी कहाँ पे है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इथोपिया की राजधानी जो है अदीस अबाबा है। कहाँ पे है? अदीस अबाबा। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका, फ्रैंकफर्ट। तो जेरूसलम जो है वो है आपका सांस्कृतिक नगर। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इनमें से जो भी क्वेश्चन है सब के सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है ये बताना है। कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर, मेफिन्स। तो ये सब के सब है, बट ये मेफिन्स जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जल का अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित, इनमें से कोई नहीं। तो जल के अभाव जो जहां पर होते हैं वहां पे गुच्छित वाले जनसंख्या पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, टुंड्रा, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में या फिर अमेजन की घाटी में। तो रेडियर जो होते हैं ना वो ठंडी के वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो टुंड्रा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? टुंड्रा। मसाई क्या होता है? एक कृषि उपज या फिर एक जनजाति या फिर एक चिकित्सक या फिर मरुभूमि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन था वो 116 क्वेश्चन था। कितना? 116। अब इनका हम लोग टेस्ट लेंगे एप्लीकेशन पे। इन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको
जाना है प्ले स्टोर पे और वहां से मनी ग्लोबल स्टडी डाउनलोड करना है और उसके बाद उसमें आपको लिखा होगा कि टोटल यानी कि 1 चैप्टर से लेकर के और 7 चैप्टर तक, सॉरी 7 नहीं होगा, टोटल ऑल ज्योग्राफी होगा, ऑल ज्योग्राफी मानव भूगोल, ठीक, उन पे जाना है, उसके बाद उस टेस्ट को दे देना है। तो चलिए, इतना देर आप साथ दिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, आप लोग लाइव क्लास में आना ना भूलिएगा। चलिए तो फिर हम रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिएगा।